हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो है टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 10 से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत ही अच्छी है। और इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं। ये क्वेश्चन जनवरी 2023 के एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पे डेली क्लासेस के टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो। टाइम से आप डेली क्लास देख लिया करो अगर आपको सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। ओके, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि विकास का जो है शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है। विकास दर सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, या विकास अनिरंतर होता है, या विकास जो है सिर से पैर की तरफ बढ़ता है, या विकास केंद्र से बाहर तरफ बढ़ता है। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, बहुत अच्छे। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी तो एक बार प्ले लिस्ट आप जरूर से जरूर चेक कर लेना। विकास का शीर्षगामी सिद्धांत क्या कहता है? विकास जो है सिर से पैर की तरफ बढ़ता है। ये आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए निम्न में से जो है कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण इसमें बताएंगे सब लोग? निम्न में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण इसमें? फुटबॉल को धकेलना, सुई में धागा पिरोना, या जो है लिखने के लिए पेंसिल पकड़ना, या धागे में मोती पिरोना। निम्न में से कौन सा स्थूल गति कौशल का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और अपना स्कोर जरूर बताया करें लास्ट में। और इसकी पीडीएफ से एक बार रिवीजन आप लोग जरूर कर लिया करो। तो इसमें देखिए, स्थूल गति कौशल का जो उदाहरण है इसमें आपका ये वाला फुटबॉल को धकेलना, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे अभिगतन ए है और कारण ए। अभिगतन ए क्या कह रहा है कि विद्यालय बच्चे के जो है समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण आर क्या कह रहा है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है। तो इसमें कौन सा सही है, कौन किसके सही व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। तीसरा का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। अभिगतन ए क्या कह रहा है? विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कारण आर क्या कह रहा है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है। फिर ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए। तो यहां पे देखना, जो आपका अभिगतन ए है ये आपका सही है और आर आपका जो है यहाँ पे गलत है। ठीक है? तो ए सही है और आर आपका यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, या मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। 4 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाते हैं। ठीक है ना? ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चे जो है जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं यानी कि स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुसरण, समायोजन, समावेशन, या मौखिकीकरण। 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, और चैनल पे जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब करके देखते हैं। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब कर लीजिए, परमानेंट आप जुड़ जाएं। जब तक आप शिक्षक व शिक्षिका नहीं बन जाते हैं इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो 5 का यहाँ पे ऑप्शन दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। ठीक है ना? चलिए, निम्न में से जो है किस संप्रत्यय की व्याख्या लेवैगास्कू ने नहीं की थी? सामाजिक अनुबंधन जो है, अभिविन्यास, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या निजी वाक्य या पाढ़।
निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेवाइगोस्की ने नहीं की है? तो इसमें समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निजीवाग, पाड़, इनकी जो है व्याख्या लेवाइगोस्की ने की है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास का जो है व्याख्या लेवाइगोस्की ने नहीं की है। यहाँ पे 6 का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है कोहलबर्ग के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेवाइगोस्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कीमा या जो है सामाजिक संपर्कता या आनुवंशिक प्रवृत्तियां या अनैच्छिक क्रियाएं। 7 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। लेओ वाइगोस्की के अनुसार जो है क्या हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक संपर्कता, ठीक है ना। चलिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार जो है नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक या उत्तर पारंपरिक, या जो है पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, या उत्तर पारंपरिक, या उत्तर पारंपरिक या पारंपरिक, या पूर्व पारंपरिक, या पारंपरिक पूर्व पारंपरिक, या उत्तर पारंपरिक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, पहले की वीडियो में ये क्वेश्चन करा चुका हूं। तो 8 का यहाँ पे ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूर्व पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ठीक है, यही आपका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना या होनी चाहिए? परीक्षाएं या अध्यापक या माता पिता या विद्यार्थी? बताइए यहाँ पे क्या आएगा। प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि शैक्षिक नियोजन का केंद्र होनी या होने चाहिए। तो प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि जो है विद्यार्थी शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए, ठीक है ना, विद्यार्थी। यहाँ पे 9 का ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए जो है एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? अंतः व्यक्तिक, भाषाई या शारीरिक गति संवेदी या दिशाई? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि और लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? 10 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए सब लोग। तो एक अच्छा कवि और एक अच्छा लेखक होने के लिए जो है किस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए? यहाँ पे भाषाई बुद्धि होनी चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे अभिकथन ए है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण जो है करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर क्या कह रहा है कि भाषा और सोच का विकास एक दूसरे के स्वतंत्र रूप में होता है। तो कौन इसमें सही है, कौन सही व्याख्या करता है किसकी, ये आपको बताना है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ पे कारण आर क्या कह रहा है कि भाषा और सोच विचार का जो विकास है एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होता है, नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर जो है आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है लेकिन यहाँ पे आर आपका गलत है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी कक्षा में। जब कोई भी लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, लड़के नहीं रोते हैं। उनका यह कथन क्या दर्शाता है? लैंगिक समता, लैंगिक समानता, या लैंगिक स्थिरता, या लैंगिक रूढ़िवादिता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में ये क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, हर वर्ष पूछा जाता है। तो यहाँ पे यह कथन जो दर्शा रहा है लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? बताइए सब लोग। विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नजरिए से देखना चाहिए? अध्यापन अधिगम,
प्रक्रिया में बाधा के रूप में, या विकास प्रक्रिया की एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, या एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, या अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में। 13 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग। बाकी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर से जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन जो है आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में जो है नजरियों को देखना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? बताइए। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षण द्वारा करना चाहिए, या जो है विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 14 का जवाब दीजिए सब लोग। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। तो यहाँ पे आपका सही नहीं है ये वाला, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षण द्वारा करना चाहिए। ये आपका नेगेटिव होता है मानकीकृत परीक्षण, ठीक है। तो नहीं पूछा है तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 14 का ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा? आपका नाम क्या है? आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं? आप कहाँ रहते हैं? भारत को आजादी कब मिली? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये सीटेट में पूछा भी जा चुका है इस तरीके का प्रश्न। तो ये वाला जो आपका प्रश्न है ये बच्चों में रचनात्मक और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है कि आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, ये बढ़ावा देगा, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का जो है दृष्टिकोण होना चाहिए? उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन जो है मानना चाहिए, या उसे मान देना चाहिए कि और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, या उसे नकार देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करने से बचना चाहिए, या उसे दूसरे समूहों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के कमतर समझना चाहिए। तो यहाँ पे 16 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। बहुत अच्छे, 16 का जवाब दीजिए सब लोग। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो यहाँ पे 16 का ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसे मान देना चाहिए कि और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हालांकि स्वाधीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें समानता है किसका सामर्थ्य होता है? बारीक जानकारी पर ध्यान देने का, या प्रभावशाली संप्रेषण का, या संज्ञानात्मक नम्यता का, या सामाजिक परिस्थितियों को जो है सटीक रूप से समझने का सामर्थ्य होता है? बताइए। 17 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। हालांकि यहाँ पे स्वाधीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में जो है चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें सामान्यतः जो है बारीक जानकारी पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पठन वैकल्य एक क्या है? विशिष्ट अधिगम कठिनाई है, या संवेदी क्षति है, या संवलीनता क्रम का विकार का जो है हिस्सा है, या स्मरणात्मक अशक्तता है? बताइए पठन वैकल्य एक क्या है? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग। तो पठन वैकल्य एक जो है विशिष्ट अधिगम कठिनाई है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है? स्पर्शनीय चित्र, या हस्तलिखित नोट्स, या ऑडियो टेप का व्याख्यान, या ब्रेल किताबें? बताइए कौन सा बाधा बनेगा इसमें दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए? हस्तलिखित नोट्स वो जो है बाधा बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को जो है अक्सर दर्शाते हैं? उच्च एकाग्रता, या जो है आवेगशीलता, या कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितिका जिसे संगठन बोलते हो आप लोग, या लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता? 20 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार
से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं कार्य क्षेत्र में संगठन को, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो। अवगतन ए क्या कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु जो है विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने के बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। कारण आर क्या कह रहा है कि अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया है। इसमें बताइए कौन कौन सा सही है, बताइए सब लोग। तो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है, सक्रिय दिख गया तो ये आपका पॉजिटिव है, अवसर भी दिख गया तो ये आपका बिल्कुल सही है। कारण आर क्या कह रहा है कि अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, नहीं निष्क्रिय नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी 3 प्रश्न ये वाले आए हैं तर्क वाले, तीनों में ऑप्शन तीसरा ही आपका सही हो रहा है, ठीक है। चलिए, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बहुत अमूर्त और जटिल या असंबंधित खंडों में प्रस्तुत, या जो है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, या अति आसान और अत्यधिक सरल? बताइए, 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जटिल तो होना ही नहीं चाहिए, असंबंधित खंडों में प्रस्तुति नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। तो विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए, ठीक है ना। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु जो होनी चाहिए विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? स्तुतिकरण, स्मृतिकरण, या अभिसंज्ञान, या अनुकूलन, या आत्मसातकरण? 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? अभिसंज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिसंज्ञान कहलाता है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? स्वपहल अन्वेषण, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, या खोजी अधिगम, या निष्क्रिय अनुसरण? 24 का जवाब दीजिए सब लोग। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए जो है प्रभावशाली नहीं है? तो निष्क्रिय अनुसरण, ये आपका नेगेटिव होता है, नहीं पूछा है तो नहीं आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव वाला। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? प्रक्रियात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, या अपसारी चिंतन, या आत्म केंद्रिता? 25 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? अपसारी चिंतन को, ठीक है ना, बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा जो है ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए? उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि वे अवधारणाएं अत्यंत गलत या त्रुटिपूर्ण होती है, या उन्हें ठीक तरह से समझाया जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, या उनसे कठोरता से निपटना चाहिए क्योंकि वे अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है, या उन्हें बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों के नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार निपटना चाहिए? बताइए किस तरह निपटना चाहिए? उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी इनमें से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे यह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? अधिगम अशक्तता हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है इसमें? बताइए आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण इसमें कौन सा है? 28 का जवाब दीजिए सब लोग। ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, या दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना? ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए? फटाफट जवाब देंगे सब लोग। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए?
महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए, या परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए, या प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को, या परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य को, किसको बढ़ावा देना चाहिए बताइए। तो महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से जो है आपको किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए आपको बताना है। अभिसंज्ञान, चिंतन, सृजनात्मकता, या जो है अधीनता उन्मुखी, किसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अधीनता उन्मुखी को नहीं बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना, और 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों अपन कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी जरूर बताना। ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए हमारे एजुकेशन विस्तार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के मदद से मिल सके। थैंक यू सो मच। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए, तुरंत आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। अपना रियल स्कोर जरूर आप लोग शेयर करना, और वीडियो को भी लाइक करके शेयर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।